तो अब बात करने वाले हैं अपन सीज़न रिव्यू के पार्ट 2 की, जिसके अंदर अपन करेंगे टॉप 5 टीम की बात। इसका जो पार्ट 1 था जो मैंने कल अपलोड करा था उसमें अपन ने बॉटम 5 टीम की बात करी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने वो देख ली होगी। अब इसमें अपन करेंगे टॉप 5 टीम की बात जो होने वाली है आरसीबी, जीटी, एसआरएच, आरआर एंड पीबीकेएस। और फिर ये सीरीज़ हो जाएगी ख़त्म एंड ऑफिशियली मेरा आईपीएल का भी ख़त्म हो जाएगा 2026 का। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन पंजाब किंग्स से जो नंबर 5 पे फिनिश करी थी इन पॉइंट्स टेबल। अब इनकी बात कर लेते हैं रिलीजेस की। पहले आपको बता देता हूँ मैं क्या क्या बात करने वाला हूँ। मैं हर टीम के रिलीजेस बताऊँगा, उनके स्ट्रेंथ बताऊँगा, उनके वीकनेस बताऊँगा, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव भी बोल सकते हो, या फिर और उनके फ्यूचर प्लान्स बताऊँगा। ठीक है, तो पीबीकेएस के रिलीजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला रिलीज़ जो मेरे को लग रहा है इनका हो सकता है वो है भाई नेहल वधेरा, क्योंकि इस साल वैसा परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आया है जैसा ये लोग चाहते थे। प्राइस टैग का दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चाहेंगे कि थोड़ा पर्स भी फ्री हो जाए, कोई और को बैक कर सके। और नेहल वधेरा ने बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस दिया है, तो मेरे अकॉर्डिंग उसको निकाल सकते हैं। नंबर 2 पे मेरे को लग रहा है विष्णु विनोद का एक नाम का विकेट कीपर लाए थे, उसको भी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो मौका इन्होंने दिया नहीं और मेरे अकॉर्डिंग ये बंदा 75-80 लाख का है। तो पंजाब थोड़ा पर्स खाली करके एक नया अनकैप बैटर ढूंढ सकता है, क्योंकि इस पर ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं करा गया है। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन मेरे को लग रहा है विष्णु विनोद को निकाला जा सकता है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, कोई मौका मिला नहीं तो अपन गेस कर सकते हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है निकाल सकते हैं। नंबर 3 पे मेरे को लग रहा है कि ये निकाल सकते हैं बेन डुआर्शिस को भी, क्योंकि 4.5 करोड़ में खरीदा था इस बंदे को ऑलमोस्ट, और इसने परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं दी है। मतलब मौके भी नहीं मिले, लेकिन जिस मैच में मौका मिला है वैसा परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आया। सबको उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलियन है, ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, अच्छा परफॉर्मेंस देगा, बीबीएल में अच्छा करता है, लेकिन आईपीएल में वैसा परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आया है। और यही पंजाब फंसा भी था, भी बताऊंगा कैसे वीकनेस में उनकी। नंबर 4 पे जो मेरे को लग रहा है उनका रिलीज़ हो सकता है वो है भाई लॉकी फर्ग्यूसन। क्यों? क्योंकि वही बात है कि डुआर्शिस से उम्मीद थी उसने नहीं करा, फर्ग्यूसन से उम्मीद थी उसने नहीं करा, बार्टलेट भी फ्लॉप हो गया था। अभी तो बात करूंगा इस बारे में, ये तो वीकनेस है इनकी, लेकिन मेरे को लग रहा है बार्टलेट को तो फिर भी बैक कर लेंगे, क्योंकि वो मुश्किल से 80-90 लाख में है। लेकिन फर्ग्यूसन मेरे अकॉर्डिंग ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि 2 करोड़ का बॉलर है। बेस प्राइस पे आपको ऑक्शन में बहुत अच्छे बॉलर मिलेंगे भाई। फर्ग्यूसन से बेटर बॉलर मिल सकता है आपको ऑक्शन के अंदर 2 करोड़ के बेस प्राइस के अंदर, 1 करोड़ में मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ओवरसीज ऑप्शन होते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग फर्ग्यूसन को भी ड्रॉप करा जा सकता है। अब बात करते हैं पंजाब की स्ट्रेंथ की। पंजाब का सबसे पहला स्ट्रेंथ था भाई इनके यंग टैलेंट्स जो इस साल परफॉर्मेंस दिया है, फिर चाहे वो प्रियांश आर्या हो, फिर चाहे प्रभसिमरन हो, फिर चाहे सूर्यांश शेड़गे हो, फिर चाहे कूपर कॉनोली हो, और ही होंगे। लेकिन भाई मेरे को 3-4 नाम याद है। ये जो यंगस्टर्स थे ना भाई, इन्होंने जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है इस साल, वो सबसे बड़ी बात है सारी यंग है। प्रियांश आर्या का सीजन एंड में जाते जाते कितना ही खराब हुआ, लेकिन स्टिल वो स्ट्राइक रेट में नंबर 3 पे था, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट में। प्रभसिमरन ने कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द आईपीएल रन बनाए। फिर सूर्यांश शेड़गे इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉमिस दिखाया भाई, रिप्लेस कर लिया था नेहल वधेरे को, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। कूपर कॉनोली सेंचुरी मार दी, और ऑस्ट्रेलियन है, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो पंजाब के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि इनके जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ये सारे ऐसे बंदे जो 10-15 साल दे सकते हैं आपको। और ये सबसे बड़ा पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि आप देखो अभी है ना आईपीएल का ऐसा टाइम आ चुका है कि ना बोलते हैं ना चेंजिंग टाइम, ये वो चल रहा है आईपीएल का, कि हर टीम नए कैप्टन ढूंढ रही है, यंग प्लेयर ढूंढ रही है, मतलब पुराने प्लेयर से सब हट रहे हैं अब। तो अब वो चेंजिंग टाइम में तो आप चाहते हो जितना ज़्यादा आपके यंगस्टर अभी से परफॉर्म करे उतना बढ़िया है, जो कि आपको बाद में ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो ये बड़ा पॉजिटिव है भाई पंजाब के लिए। दूसरा इनके ऑलराउंडर्स इनका बहुत बड़ा पॉजिटिव है। फिर चाहे वो अजमतुल्ला ओमरजाई हो, मार्कस स्टॉइनिस हो, यानसन का इतना अच्छा सीजन नहीं आया, लेकिन स्टिल वो एक अच्छा ऑलराउंडर है। एक बुरा सीजन चलता है, वो बहुत टाइम से परफॉर्मेंस दे रहा है भाई, साउथ अफ्रीका के लिए भी दे रहा है। फिर कूपर कॉनोली में फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो ओमरजाई कब जब भी खिलाया इस बंदे को भाई क्या परफॉर्मेंस दे के गया है ये। स्टॉइनिस ने एंड में आते आते क्या पावर हिटिंग दिखाई है भाई, माइंड ब्लोइंग थी। और स्टॉइनिस का है थोड़ी इनकन्सिस्टेंसी है, लेकिन जब अपने मूड में आता है ना बंदा भाई, आपको 1-2 मैच जिता के अकेले बलबूते दे सकता है ये। मार्को एंसन पे कोई डाउट नहीं है, एक सीजन थोड़ा खराब गया, लेकिन होप करते हैं कम बैक कर लेगा, और अच्छा ऑलराउंडर है। और कूपर कॉनोली भाई प्रॉमिस दिखाया इस बंदे ने। तो जिनके ऑलराउंडर्स हैं ना, देखो इम्पैक्ट प्लेयर के आने से आप कितने बोलो ऑलराउंडर्स का रोल कम हो जाता है, ये हो जाता है, लेकिन जो इनके ऑलराउंडर्स हैं ना भाई, हर टीम मरती है ऐसे ऑलराउंडर्स के लिए। ओमरजाई ये बोल सकते हैं कि इंडियन ऑलराउंडर थोड़ा कम है, लेकिन भाई ओमरजाई, स्टॉइनिस, यानसन, कॉनोली बहुत प्रॉमिसिंग ऑलराउंडर्स है, और इनमें से कम 3 खेलते हैं टीम में। और ये ओमरजाई पूरे 4 ओवर फेंक देता है, बैटिंग भी कर सकता है। यानसन बैटिंग कर सकता है और 4 ओवर फेंक सकता है, तो 2 तो आपके साथ सॉलिड है। कॉनोली ने इस साल बॉलिंग नहीं करी, पर वो कर सकता है बॉलिंग भाई। तो इनके ऑलराउंडर्स बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है इनके लिए, और मेरे अकॉर्डिंग ये आगे इस चीज़ को कैरी करेंगे, जो इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा देगी। अब बात करते हैं तीसरे पॉजिटिव की, जो उनके वाला है भाई ग्रेट लीडरशिप। इस साल मानता हूँ थोड़े अय्यर की कैप्टन में थोड़ी बहुत फ्लॉज रहते, मैं कभी सोचा नहीं था मैं ऐसा बोलूँगा, लेकिन थे थोड़े बहुत फ्लॉज। लेकिन वो होता है ना कि डर बैठ जाता है कि
अय्यर को रखे या ना रखे वो कभी आएगा डाउट नहीं आएगा यार। अय्यर ग्रेट कैप्टन है, गलती किसी से भी हो जाती है थोड़ी बहुत। तो अय्यर और पॉन्टिंग ये जो इन दोनों की जोड़ी है ना, हम देखो हम सब बोल रहे हैं कि 6 मैच हारा है पंजाब, लेकिन अपन को ये नहीं भूलना चाहिए 6 जीता भी था लगातार। हाँ मेरे को पता है बहुत ज़्यादा मोरल डाउन हुआ होगा, बहुत बुरा खेला पंजाब, देखो सही बताऊँ क्वालिफाई तो करना चाहिए था, लेकिन वही है ना आप अय्यर एंड पॉन्टिंग के लीडरशिप पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो इनका जो लीडरशिप मैनेज कोर है ना, ये तो इनका लीडरशिप कोर है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मेरे अकॉर्डिंग इनको वो वहाँ पे बिल्कुल टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि थोड़े नेगेटिव या वीकनेस की। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई फील्डिंग बहुत बड़ा नेगेटिव रहा है पंजाब के लिए। वर्स्ट फील्डिंग साइड, वैसे दिल्ली है वर्स्ट फील्डिंग साइड, पर भाई मिले तो पंजाब ही, क्योंकि घटिया कैचेस छोड़ी है भाई, इतनी लल्लू कैचेस छोड़ी है, मतलब एक मैच में 4-5 कैचेस छोड़ी है। तो फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और शशांक सिंह के तो भाई फील्डिंग की वजह से उसके बैटिंग पे असर आ गया यार, उसको फील्डिंग की वजह से ड्रॉप करना पड़ गया, इस तरह की फील्डिंग करी है भाई इन्होंने। तो फील्डिंग बहुत घटिया हुई है और इनको उस पर बहुत जल्दी से जल्दी सुधार करना पड़ेगा। और इनका सबसे बड़ा वीकनेस तो भाई फील्डिंग ही है। और दूसरा वीकनेस है भाई हायर डिपेंडेंसी ऑन टॉप ऑर्डर भाई, क्योंकि प्रियांश प्रभ कॉनोली या नहीं है ये आउट हो गए, तो आप ऐसा मानते हो कि भाई पंजाब अब क्या करेगा, मतलब मिडिल ऑर्डर पे वो ट्रस्ट नहीं है। शेडगे है, शशांक है, स्टॉइनिस है, लेकिन ये वो प्रॉमिस नहीं देते कि कंसिस्टेंटली रन बनाए। शशांक का फॉर्म खराब गया है, शेडगे यंगस्टर है, स्टॉइनिस का तो मैंने बताया कि 1-2 मैच जीता था, लेकिन वैसे हर मैच में नहीं देगा परफॉर्मेंस, तो वहाँ पे फंस जाता है। और वहाँ पे ये नहीं बोलूँगा टीम बुरी है, लेकिन थोड़ा डिपेंडेंसी ज़्यादा दिखता है टॉप ऑर्डर पे, और ये थोड़ा वीकनेस है कि टीमों को लगता है कि अगर टॉप ऑर्डर उड़ा देंगे ना तो बात बन जाएगी। ये हुआ है फर्स्ट हाफ में टॉप ऑर्डर ने रन बनाए तो जीत रहे थे, लेकिन सेकंड हाफ में जैसे ही आउट होने लगे नहीं जीता पाए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर रन बना के दे सकता है लेकिन इनका मिडिल ऑर्डर जिता नहीं सकता, ये तो है। एंड तीसरा बहुत बड़ा वीकनेस था भाई इनका पेस बॉलिंग इस साल का। अर्शदीप, जेवियर बाटलेट, लॉगी फर्ग्यूसन, बेन डॉर्शिस, पंजाब फंसी आ गया ना, क्योंकि पंजाब का क्या स्ट्रैटेजी रहता है, अर्श खेलेगा, यानसन खेलेगा और तीसरा में एक फॉरेन पेसर खिलाएंगे, फिर चाहे ओवरसीज, फिर चाहे वो फर्ग्यूसन हो, फिर चाहे बेन डॉर्शिस हो या फिर बाटलेट हो, है ना। अब इस साल फर्ग्यूसन भी फ्लॉप हो गया, बाटलेट भी फ्लॉप हो गया, डॉर्शिस भी फ्लॉप हो गया, सभी फ्लॉप हो गए भाई एक साथ, तो पंजाब यहीं फंस गया। तो यहाँ पे इसलिए मैं कह रहा था डॉर्शिस फर्ग्यूसन को निकाल दो, क्योंकि आपको चाहिए भाई सॉलिड, जब आपका प्लान वैसा है ना, आपका टेम्पलेट वैसा है, तो आपको अच्छा बॉलर चाहिए वहाँ पे, और वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं आई, तो वहाँ पे इसलिए पंजाब हारा था। पंजाब का था कि भाई चौथा ओवरसीज़ तो खिलाएंगे, विजय कुमार को इन्होंने मौका दिया नहीं, लेकिन अगर आप खिलाने चौथा ओवरसीज़ तो वहाँ पे पेस बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे वीकनेस था भाई। अब फ्यूचर प्लान से बोलूँ तो भाई टारगेट अ गुड ओवरसीज़ पेसर, ये बोलना है, क्योंकि आपका वही टेम्पलेट है, तो आपको एक बेस प्राइस से बहुत अच्छे ओवरसीज़ पेसर मिल जाएंगे, तो उसको टारगेट करें और अपना टेम्पलेट मेंटेन रखें। दूसरा टारगेट अ गुड बैकअप ओपनर भाई, देखो मैं प्रभसिमरन प्रियांश आर्य की बेइज्जती नहीं कर रहा है इसमें कुछ भी, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि यार देखो फ्लॉप आ सकता है यंगस्टर से, तो प्रभसिमरन का तो फिर भी मान ले कि नहीं आएगा, लेकिन प्रियांश आर्य की वीकनेस पता लग चुकी है, और क्या पता अगला सीजन फ्लॉप आ जाए, क्योंकि सेकंड हाफ में देखे तो वीकनेस पता लगी और पूरा सेकंड हाफ बर्बाद गया है प्रियांश आर्य का। तो भाई बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये जो तीसरा सीज़न खेलेगा उसमें फ्लॉप भी हो जाए, तो भाई यहाँ पे ना इनको बैकअप ओपनर रखना पड़ेगा, अच्छा ओपनर, जो कि अगर बाई चांस प्रियांश आर्य लगातार फ्लॉप है तो आपको ऐसा बैकअप ढूंढना पड़े, आपके पास हो भाई। मैंने पिछली बार भी सजेस्ट करा था कि पृथ्वी शॉ को खरीद लो, क्या पता कभी बैकअप के रूप में काम आ जाए, उन्होंने नहीं खरीदा, अब होप करते हैं कि इस साल ऑप्शन में खरीदे ले। अब तीसरी इंप्रूव फील्डिंग भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो कहने की बात ही नहीं है यार, कहने की बात ही नहीं है। IPL के स्तर की छोड़ो, इनके तो पाकिस्तान के स्तर से भी घटिया फील्डिंग है, तो फील्डिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है सुधारनी, क्योंकि वही बात है ना, फील्डिंग इतनी घटिया करी, बॉलिंग का परफॉर्मेंस खुद ही नीचे आ गया, तो फील्डिंग अच्छी करो, बॉलिंग खुद अच्छी हो जाएगी, जिस वजह से टारगेट कम बनेगा, और आपका बैटिंग अच्छा है तो चेस कर सकते हो। पंजाब को भाई ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि पंजाब ने सबसे ज़्यादा 200 दिए हैं, और इसका मेन रीज़न फील्डिंग भी है, तो फील्डिंग एंड बॉलिंग इस पर ध्यान दो, एक बैकअप ओपनर खरीदो, आप सही हो भाई, आपने नंबर 5 तो फिनिश कराई है। अब बात करते हैं अपन नंबर 7 पे भाई सनराइजर्स हैदराबाद, इन्होंने चौथे नंबर पे फिनिश करा है पॉइंट्स में, वैसे तीसरे पे करा है पर ऑफिशियली देखो तो चौथे पे करा है। इनके अगर रिलीज़ की बात करें तो सबसे पहला रिलीज़ भाई इनका होना चाहिए लियम लिविंगस्टन, क्योंकि भाई 13 करोड़ में लाया, उसको मैचेज ही नहीं खिलाए, और समझ नहीं आ रहा है ये बंदा 2 करोड़ में अनसोल्ड गया था, तब इसको खरीदा नहीं, 13 करोड़ में खरीद लिया, तो पैसा फालतू लग रखा है इस बंदे पे। 13 करोड़ फ्री हो जाएंगे भैया आपके, तो लिविंगस्टन को तो फटाफट निकाल दो भाई टीम से। अब दूसरा जो रिलीज आता हूँ मैं एसआरएच की तरफ से, वो होना चाहिए भाई हर्षल पटेल, क्योंकि उसको भी 8 करोड़ में लिया है, और आपको पता चल चुका है कि आपके पास साकिब हुसैन है, प्रफुल्ल हिंगे है, अब आपको यंगस्टर्स मिल चुके हैं, और इन दी एंड पता भी लग भी गया, क्योंकि मौका दिया नहीं हर्षल को। अब 8 करोड़ हर्षल पे इन्वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है, आप कुछ भी खरीद सकते हो भाई 13 और 8 करोड़ मिला के, तो हर्षल को भी निकाल देना चाहिए। नंबर 3 पे अनिकेत वर्मा को भी मेरे को लग रहा है ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि वापस खरीद सकते हैं, मैं इसमें कुछ नहीं बोल रहा, अनिकेत वर्मा अच्छा प्लेयर है, लेकिन पहली बात तो देखो हम पूरे सीजन बोलते रहेंगे इस बंदे को बैक करो, माना थोड़ा डिसअपॉइंटिंग सीजन है, लेकिन यंगस्टर है, क्या पता परफॉर्मेंस दे दे, लेकिन हमने रविचंद्र को लगातार बैक करा आफ्टर कंटिन्यूस फेलियर, तो मेरे को दिख रहा है कि कितना ट्रस्ट करता हो उस बंदे पे, तो उसको ड्रॉप कर देना चाहिए। कि देखो फ्लॉप सीजन की बात नहीं है, ये बात आ रही है यहाँ पे ट्रस्ट की, और मेरे को दिखा नहीं हैदराबाद का ट्रस्ट अनिकेत वर्मा पे, तो मेरे हिसाब से अनिकेत को ड्रॉप कर सकते हैं ये लोग, वापस खरीदना खरीद लो, वरना किसी और टीम में चल जाए, वरना हर टीम को चाहिए इंडियन फिनिशर।
नंबर 4 पे मैं चाहता हूँ कि ब्राइडन कार्स को भी ड्रॉप कर दे, क्योंकि भाई बहुत घटिया सीज़न आया है और उम्मीदें इससे खूब सारी थी और आपने जेराल्ड कॉर्सिया खरीद लिया है, तो आपको ब्राइडन कार्स की ऐसी कोई नीड है भी नहीं। तो ब्राइडन कार्स को निकाल दीजिए, क्योंकि बहुत घटिया सीज़न आया था, मतलब फिलहाल ने तो 28 रन मार दिए थे एक ओवर में, तो ब्राइडन कार्स को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड नंबर 5 पे मैं चाहता हूँ कि जयदेव उनाडकर को भी ड्रॉप कर दे। ये हर्षल, जयदेव, ये सारे मतलब अब हो गया यार, आपको मिल चुके हैं यंगस्टर, साकिब हुसैन मिल चुका है और भी बहुत सारे मिल चुके हैं, तो जयदेव उनाडकर को भी ड्रॉप करिए। फालतू अभी बात नहीं है ना भाई इनमें वो वाली, तो इन सबको ड्रॉप करके एक अच्छा बॉलर लाइए भाई, क्योंकि अब आपको देखो सबसे बड़ी बात क्या है, अगर साकिब हुसैन और ये सारे फ्लॉप हुए तो मैं तो नहीं चाहता कि हैदराबाद उनाडकर और हर्षल पे वापस जाए, क्योंकि नहीं देने वाले प्रॉमिस अब। तो आपको ऑक्शन में जाओ इस पैसे को लेके और अच्छे प्लेयर्स पिक करो। अब बात करते हैं कि स्ट्रेंथ की। देखो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ इनका हिस्सा लग रहा है भाई इनके यंग गन्स का परफॉर्मेंस, फिर चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, फिर चाहे वो साकिब हुसैन हो, फिर चाहे वो ईशान मलिंगा हो, फिर चाहे वो नीतीश रेड्डी। भाई नीतीश रेड्डी ने तो क्या प्रॉमिस दिखाया भाई, विद द बैट विद द बॉल, पावर प्ले बॉलिंग कर रहा है, विकेट्स निकाल रहा है, बैटिंग से अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा है, एंकरिंग कर रहा है, जब प्रेशर में है तो डिफेंस भी अच्छा कर रहा है, सिंगल डबल्स मतलब सब कर रहा है भाई नीतीश कुमार रेड्डी। और जिस तरीके से उसने अपना गेम अडेप्ट करा है भाई वो ग्रेट था भाई, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी का क्या है, अग्रेसिव नहीं खेलता वो बंदा इतना, मतलब इतना अग्रेसिव क्रिकेट नहीं है वो। क्या है कि आपको एक 150-160 के साइड से खेल सकता है, लेकिन उसने इस साल 150-160 के साइड से भी खेला जब आपके 4 विकेट जल्दी गिरे, लेकिन जब आपने अच्छा स्टार्ट दे के दिया उस बंदे को तो उसने 200 के साइड से फिनिश भी करा है। तो नीतीश कुमार रेड्डी तो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दे के गया इस साल। बाकी अभिषेक, साकिब मलिंगा, ये सारे यंगस्टर्स है भाई, ये यंग गन्स हैं, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ ना, हर टीम अब यंग गन्स की तरफ जा रही है। तो जितना आपके यंगस्टर्स परफॉर्म अच्छा करेंगे उतना आपका फ्यूचर के लिए हैक्टिकनेस कम हो जाएगा कि हमें नहीं ढूंढना है और चाहिए, क्योंकि आपके यंगस्टर्स पहले से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हैदराबाद के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि उनके यंगस्टर्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए भाई इस साल। नंबर 2 पे कि हैदराबाद का देखें ना तो मैक्सिमम टीम फॉर्म में है, चाहे वो अभिषेक देख लो अपने अच्छे फॉर्म में चल रहा है, ईशान किशन ने तो क्या स्टैंड आउट सीजन दिया है भाई अपने लिए, फिर T20 वर्ल्ड कप भी देखो इस बंदे का, IPL भी देखो, और कैप्टनसी भी भाई आपको लग रहा होगा बहुत ईजी है, लेकिन भाई पैट कमिंस चला गया था, वहाँ से इस टीम को हैंडल करना, वहाँ से इसने साकिब हुसैन को मौका दिया, वहाँ से इसने प्रफुल हिंगे को मौका दिया। इस बंदे की कैप्टनसी बहुत माइंड ब्लोइंग रही है भाई इस साल। तो कैप्टनसी ले लो, बैटिंग तो भाई बैटिंग सब नोटिस कर लेते हैं ना, बैटिंग तो 600 रन का सीजन दे के गया है बंदा, बहुत माइंड ब्लोइंग। क्लास ने चौथे नंबर पर 624 रन मार दिए। नीतीश कुमार रेड्डी अपने IPL करियर का बेस्ट सीजन दे रहा है, अपने करियर का बेस्ट साल जा रहा है उसका भाई। पैट कमिंस देख लो बहुत शानदार फॉर्म है, ईशान मलिंगा अपने पीक पे बॉलिंग कर रहा है, साकिब हुसैन क्या इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहा है। तो ऐसा नहीं सारे बंदे फॉर्म में, ऑलमोस्ट आधे सारे बंदे अपने पीक पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं भाई। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है कि प्रॉपर टीम परफॉर्मेंस आ रहा है हैदराबाद की तरफ से, और यही रीज़न है इतना आगे बढ़ गए थे। क्योंकि देखो पहले क्या होता था टॉप 3 था इनका, लेकिन अब हेनरी क्लासन ने स्टेप अप करा है, नीतीश कुमार रेड्डी ने स्टेप अप करा है, पहले क्या बोलते थे बॉलिंग नहीं इनके पास, लेकिन ईशान मलिंगा ने स्टेप अप करा है, साकिब हुसैन ने स्टेप अप करा है, और क्या बोलते हैं प्रफुल हिंगे ने स्टेप अप करा है। कमिंस ने आखिरी मैच में मार खाई, लेकिन कमिंस से अपन शक क्या कर सकते हैं यार। तो अब वो वाली डाउट खत्म हो गया कि नंबर 3 के बाद बैटिंग खत्म है, बॉलिंग नहीं है, वो धीरे धीरे डाउट्स खत्म कर रहे हो, सारे पीक पे बॉलिंग कर रहा है, और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव अभी ऐसा के लिए। नंबर 3 पे जो मैंने अभी बात करी भाई, पहली बात तो इनका बॉलिंग परफॉर्मेंस सबको उम्मीदें नहीं थी, मतलब सबको छोड़ो किसी को उम्मीदें नहीं थी कि ना ये बंदे बॉलिंग में इतना अच्छा कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे फिर से मैं किशन की कैप्टनसी की बात करना चाहूँगा कि किशन की कैप्टनसी, पहली बात तो पहला मैच हार चुके थे, कमिंस आपके पास थे नहीं, आपका सबसे बड़ा मेन बॉलर आपके पास कौन था, हर्षल एंड जयदेव उनाडकर, वहाँ से यंगस्टर्स को मौका देना, फिर साकिब हुसैन और ईशान मलिंगा एंड अपना प्रफुल हिंगे, स्पिनर्स को मौका देना भाई, यहाँ से किशन की कैप्टनसी बहुत ग्रेट थी। और लगातार भाई 4-5 मैच जीते थे इस बंदे ने यार, बहुत तगड़ा खेला था किशन ने। और उसके बाद फिर बॉलिंग भी अच्छा हुआ है, मतलब किशन ने तो मौका दिया, लेकिन वहाँ से बॉलिंग भी तो अच्छा होना चाहिए था। वहाँ से भाई जो इन्होंने इंप्रेस करा है ना बॉलिंग से, क्योंकि उम्मीदें नहीं थी हैदराबाद की बॉलिंग से, सबको क्या लग रहा था कि बैटिंग में तो 300 बनाएंगे लेकिन बॉलिंग में 300 खा भी लेंगे, वैसा नहीं हुआ भाई, बिल्कुल नहीं हुआ वैसा। तो किशन की कैप्टनसी और इनके अनएक्सपेक्टेड बॉलिंग परफॉर्मेंस, भाई अनएक्सपेक्टेड ही बोलूँगा, उसके लिए तालियां बनती है और इनका बहुत बड़ा स्ट्रेंथ रहा है भाई इस साल। अब बात करते हैं इनकी वीकनेस की। देखो मैंने बोला इनके हर प्लेयर फॉर्म में, लेकिन हेड ट्रेविस हेड का फॉर्म अभी भी थोड़ा बहुत कंसर्न है, क्योंकि देखो ट्रेविस हेड ने थोड़ी बहुत इनिंग्स अच्छी खेली है, लेकिन हम ट्रेविस हेड से इतनी उम्मीद नहीं लगाते यार। वो बंदा है यार 500-550 रन का तो सीज़न उसका यूँ आता है यार, अपन ट्रेविस हेड के लिए ऐसे मीडियोकर थिंकिंग थोड़ा रखेंगे यार। तो मेरे अकॉर्डिंग ट्रेविस हेड का फॉर्म थोड़ा कंसर्निंग है, लेकिन उम्मीद करते हैं वापस फॉर्म में आ जाए। लेकिन दिक्कत क्या है, सिर्फ IPL में नहीं है, T20 वर्ल्ड कप में भी आउट ऑफ फॉर्म रहा था, काफ़ी टाइम से T20 खेल रहा है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है मामला पानी। तो होप करते हैं ट्रेविस हेड का फॉर्म वापस आए, क्योंकि हैदराबाद के लिए इस बंदे का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। तो ये थोड़ा वीकनेस था। अब दूसरा वीकनेस क्या है, ओवर डिपेंडेंसी ऑन टॉप 5। मैंने बोला हर प्लेयर फॉर्म में है, लेकिन अगर हम टॉप 5 अभिषेक, हेड, किशन, क्लासन, रेड्डी ये आउट होता है तो नंबर 6 पे आपके पास
स्टैंड आउट प्लेयर नहीं है, नंबर 7 पे स्टैंड आउट प्लेयर नहीं है, नंबर 8 पे तो बैटिंग खत्म हो जाती है, कमिंस आते हैं, कभी हर्ष दुबे आते हैं। तो ये लोअर ऑर्डर है ना बहुत वीक है और यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग काम करना चाहिए और वीकनेस है। देखो भले आपकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग करी है लेकिन अगर आप नंबर 4 पे फिनिश कर रहे हो तो मतलब वीकनेस है। तो भाई ये बहुत बड़ा वीकनेस तो है देखो, क्योंकि पहली बात तो स्पिन अटैक अच्छा नहीं है और ऊपर से आपकी फिनिशिंग भी अच्छी नहीं है। तो ये जो 2 पॉइंट्स है ना बहुत बड़ा वीकनेस है मेरे हिसाब से हैदराबाद का। अभी फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, सबसे पहला तो भाई लोअर ऑर्डर के बैट्समैन खरीदो। नंबर 6, 7, 8 पे आपको चाहिए भाई अच्छे बैट्समैन। चलो सलील पे आप फिर भी थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन नंबर 7 एंड 8वें नंबर पे बैटर चाहिए आपको। हर्ष दुबे एंड पैट कमिंस कांट बी और बैटर एट नंबर 8 इन 12 मैन टीम मैन। तो आपको चाहिए भाई एक अच्छे लोअर ऑर्डर बैट्समैन और इंडियन ही चाहिए। तो 2-3 आपको अच्छे लोअर ऑर्डर बैट्समैन टारगेट करने चाहिए ऑक्शन के अंदर। और दूसरा मेरे को क्या चाहिए, एक अच्छा फॉरेन पेसर। देखो कॉर्ड्स है पे मधुशंका है, लेकिन और कुछ हो सके क्योंकि लिविंगस्टन हर्षल को निकाल के बहुत ज़्यादा पर्स रिलीज़ कर सकते हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई कमिंस 2027 के वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन करेगा, एशेज़ की प्रिपरेशन करेगा, तो भाई दिक्कत तो रहेगी क्योंकि मेरे को तो लग नहीं रहा कि वो अवेलेबल रहने वाला है अपने उसमें IPL 2027 में। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा लीडिंग जो आपकी पेस अटैक को लीड कर सके वैसा आपको फॉरेन पेसर चाहिए। साकिब हुसैन ने प्रॉमिस दिखाया, मलिंगा ने प्रॉमिस दिखाया, तीसरा पेसर और अच्छा चाहिए, आपकी थोड़ी बहुत बात बन जाएगी। तो एक अच्छा फॉरेन पेसर, एक 2-3 अच्छे लोअर ऑर्डर के बैट्समैन, आपकी बात बन जाएगी। तो ये बात हो चुकी है हैदराबाद के फ्यूचर प्लान्स, वीकनेस, स्ट्रेंथ एंड रिलीजेस की। अब बात अपन 8वें नंबर पे नंबर 3 पे फिनिश करने वाली टीम राजस्थान रॉयल्स। भाई राजस्थान रॉयल्स इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। पिछले साल 9 नंबर पे फिनिश कर रहा था और अब की बार नंबर 3 पे आ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे। अगर बात करें इनके रिलीज़ की, तो सबसे पहला रिलीज़ जो मैं इनका चाहता हूँ भाई वो होने वाला है तुषार देशपांडे। 6.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है भाई तुषार देशपांडे, और मेरे को लग नहीं रहा बिल्कुल भी वर्थ इट है ये बंदा, क्योंकि 6.5 करोड़ में भाई तुषार देशपांडे पे कौन इन्वेस्ट करता है। और आर ने भी नहीं दिखाया ना प्रॉमिस, कभी ब्रिजेश खिला रहे, कभी कौन खिला रहे, कभी सुशांत, कभी संदीप, कभी तुषार, मौके तो दिए नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस बंदे को निकाल सकते हो और अगर वापस बायबैक भी करना है क्योंकि इंडियन पेसर है तो खरीद सकते हो कि 6.5 करोड़ से तो सस्ते में मिलेगा। दूसरा ड्रॉप में क्या चाहता हूँ, सिमरन हेटमायर। 11 करोड़ का बंदा भाई, और मैं तो हमेशा कह रहा हूँ कि या तो हेटमायर को 11 करोड़ में अगर आपने दे रहे हो तो नंबर 3 पे खिलाओ, और अगर नंबर 3 पे नहीं खिलाना तो फिर ड्रॉप कर दो, क्योंकि नंबर 3 के अलावा सिमरन हेटमायर किसी पोजीशन में अच्छा नहीं कर सकता। इसका MLC देखो, नंबर 3 पे स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देके गया है बंदा, अपने बलबूते मैच जीता है। T20 वर्ल्ड कप देखो, नंबर 3 पे अपने बलबूते मैच जीता है, लेकिन IPL में नंबर 3 का पोजीशन अगर आप नहीं दे सकते तो मेरे हिसाब से आपको ड्रॉप कर देना चाहिए। 11 करोड़ में तो नहीं पे, तो भाई आप इसको 5-6 करोड़ में खरीद लीजिएगा वापस बाय बैक करना है तो, लेकिन 11 करोड़ में सिमरन हेटमायर मिडिल ऑर्डर में इज़ नॉट अ गुड पिक मैन। नंबर 3 पे जो मैं चाहता हूँ ड्रॉप कर दे वो है भाई संदीप शर्मा, क्योंकि आपको देखो ब्रिजेश मिल चुका है, सुशांत मिल चुका है, और भी कुलदीप सैन है, आपके पास जॉफरा है, तो मेरे को लग नहीं रहा संदीप की ऐसी कोई नीड है। 4 करोड़ दे रहे हो आप संदीप शर्मा को, तो उसको हटा के आप किसी और को भी ऑप्शन में ले सकते हो अपना पर्स फ्री करके, और आपने मौके भी नहीं दिए संदीप को इतने, तो आपको ट्रस्ट भी नहीं दिख रहा है तो संदीप को भी हटाया जा सकता है। और चौथे पे भाई कोयना मफाका को भी ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा इसको लिया क्यों है। पहली बात तो क्योंकि 1.5 करोड़ का बंदा था, 1.5 करोड़ में तो भाई आपको बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स मिल जाएंगे ऑप्शन में, आप पता नहीं क्या कर रहे थे, मफाका लिया है आपने मफाका या मफाका क्या पता नहीं क्या नाम है इसका यार, है ना। तो जो भी है, लेकिन इस बंदे को भी ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि 1.5 करोड़ में थोड़ी अच्छा पिक नहीं है। अब बात कर लेते हैं इनकी स्ट्रेंथ की। साहब सिंह का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था भाई इनके यंग गन्स। भाई मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि हर टीम को यंग गन्स चाहिए, और इनके यंग गन्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सूर्यवंशी बताऊँ क्या भाई इस बंदे के बारे में, भाई सूर्यवंशी ने जो स्टैंड आउट भाई करियर का पीक परफॉर्मेंस दिया है। और सूर्यवंशी तो भाई सिर्फ परफॉर्मेंस वाइज नहीं है, अगर मैं बिजनेस के तरीके से भी देखूँ तो आर के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है भाई, क्योंकि मेरे को तो लग रहा है आर एक टाइम पे अब CSK RCB मैचेस को कम्पीट करेगा इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप, क्योंकि भाई दुनिया भर में लोग बस इसको देखना चाह रहे हैं कि सूर्यवंशी की बैटिंग देख ले। तो भाई ये बंदा आर के लिए स्पोर्टिंगली नहीं बिजनेस के तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, और सूर्यवंशी एक हीरा मिल चुका है भाई आर को। और अगर मैं स्पोर्टिंग की बात करूँ तो भाई ऑरेंज कैप जीत गया, इमर्जिंग प्लेयर जीत गया, MVP जीत गया, 60 वाले जीत गया, और भी कुछ है तो वो भी जीत गया, रिकॉर्ड तोड़ दिए भाई हर तरफ से। आर के लिए हीरा है भाई 1 करोड़ में ये बंदा यार। तो सूर्यवंशी फिर चाहे जुरैल हो, फिर पुंजा हो, ब्रिजेश हो, सुशांत हो, ये जो यंगन्स है ना, सही बता रहा हूँ इस साल 10 टीमें हैं ना, 10 में से सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स आर ने ही प्रोड्यूस करे भाई इस साल। तो आर की पहली बात इस टीम में तालियां बनती है क्योंकि मेनली यंगस्टर सिंह की टीम में, और जायसवाल भी यंगस्टर है, उसका भी अच्छा ठीक ठाक ही सीज़न आया वैसे तो।
और पराग भी थोड़ा बहुत यंगस्टर ही वैसे एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन वैसे देखे तो भाई आरा की टीम तो पूरी यंग है। तो आरा के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या है कि यंगस्टर्स को लेकर नंबर 3 फिनिश करा है, तो फ्यूचर तो इनका सॉर्टेड है भाई। नंबर 3 पे मैंने ना एक चीज़ नोटिस की है, वैसे अपन बोलते हैं कि टॉप 3 पे डिपेंडेंट है, सूर्यवंशी पे डिपेंडेंट है, लेकिन मैंने इनका एक देखा है कि प्लेयर्स ना अगर टीम फंसती है तो स्टेप अप कर लेते हैं। जैसे आपको याद हो तो मुंबई वाला मैच सबको क्या लगता था सूर्यवंशी, जायसवाल, जुरैल, पराग चारों गए, अब तो कौन जिताएगा, लेकिन उस टाइम क्या करा, शनाका ने स्टेप अप करा, जुरैल ने थोड़ा बहुत अच्छा नॉक खेला, जडेजा ने फिनिश करा, आर्चर ने अच्छा बॉलिंग प्लस बैटिंग करा। तो मतलब एंड दी एंड जाते जाते मिडिल ऑर्डर ने कर दिया क्लिक, है ना, क्योंकि टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ था। अब भी देख लो सारे बंदे फ्लॉप हुए थे, सूर्यवंशी अकेले लड़ रहा था, लेकिन एंड में जाते जाते जडेजा ने अच्छा नॉक खेला, फरेरिया ने अच्छा फिनिश कर दिया। तो मतलब मैं भी मानता हूँ कि इनका वीकनेस था कि टॉप 3 के बाद बैटिंग खत्म ही हो जाती है, ऐसा लगता है, टॉप 3 भी छोड़ो सूर्यवंशी के बाद। लेकिन एक बात अपन को नोटिस करनी पड़ेगी कि वैसे तो बैटिंग खत्म हो जाए, कंसिस्टेंसी कम है, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी ना मेजर लीग की, यार आज तो चलना ही पड़ेगा। पंजाब वाला मैच याद है, पंजाब वाले मैच में सूर्यवंशी, जायसवाल, जुरैल, पराग चारों आउट हो गए थे, लेकिन वो मैच किसने जिताया, शुभम दुबे एंड फरेरिया ने। तो पहली बात तो फरेरिया एक बहुत बड़ा पॉजिटिव निकल के आए, और दूसरी बात ये बात भी कहनी पड़ेगी कि बंदे अगर ज़रूरत पड़ी ना तो स्टेप अप करेंगे। ये बात तो है कि ना डिपेंडेंसी है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो स्टेप अप कर देंगे भाई, ये बात तो है। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और तीसरा बड़ा पॉजिटिव क्या है भाई इनके लिए, पिछले साल अगर 2025 की बात करूँ मैं, तो इन्होंने 9th प्लेस पे फिनिश करा था भाई, और अब जब 3rd प्लेस पे फिनिश करा है, तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, भले ना जीते हो, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, और यहाँ पे आरआर बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस कैरी करेगा भाई। और चौथा रियान पराग द कैप्टन, रियान पराग द बैट्समैन ऑलवेज बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करा इसने, और मैं तो हमेशा कहता हूँ पोटेंशियल खूब है इस बंदे में, लेकिन ये पूरा पोटेंशियल यूज़ नहीं कर रहा। लेकिन एज अ कैप्टन बात करूँ तो परफेक्ट नहीं था, लेकिन अपना बंदे ने पूरा 100% ट्राई करा है। बोल्ड कॉल्स भी लिए, कभी आर्चर को ऊपर भेज देना बैटिंग करना, जो काम कर गया। फिर बीच बीच में फील्ड सेटअप देख लो तो इस पांडे को डेथ को ओवर देना, वो काम कर गया। बोल्ड कॉल्स लिए गए हैं, लेकिन कभी कभी थोड़े गलत कॉल्स भी लिए गए हैं, अच्छे कॉल्स भी लिए गए हैं। लेकिन इन दी एंड मैं बोलना चाहूँगा कि अपना पहला सीजन था एज अ फुल टाइम कैप्टन, और बंदे ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया एज अ कैप्टन, हार्श कॉल्स भी ली है, अच्छा एटीट्यूड रखा है, अच्छी टीम को मैनेज करके चला है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग रियान पराग था कैप्टन वॉज स्टैंड आउट भाई। नंबर 3 पे फिनिश करा है नंबर 9 के बाद, तो बहुत अच्छा करा है भाई, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और बहुत अच्छा करा है भाई रियान पराग था कैप्टन। बैट्समैन तो भाई एकदम कचरा बैटिंग करके गया इस साल। अब बात करते हैं कि वीकनेस की। देखो सबसे बड़ा वीकनेस क्या था, ओवर डिपेंडेंसी ऑन जोफ्रा एंड सूर्यवंशी। ये बात अपन को माननी पड़ेगी। जैसे मैंने अभी तारीफ़ करी ना कि संभाल लेते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी, ये भी बोला ना मैंने, तो ये तो था। चलो एक टाइम पे मैं हटा दो सूर्यवंशी का भी हटा दो, कि चलो किसी मैच से सूर्यवंशी फ्लॉप भी हुआ है ना, तो ठीक है, कभी कभी 2-3 मैच जिता दिए इन्होंने अपने बलबूते मिडिल ऑर्डर ने। लेकिन जोफ्रा पे तो भाई इतने हाई लेवल की डिपेंडेंसी थी कि जिस मैच में जोफ्रा हमको पावर प्ले में विकेट निकाल के नहीं दिया, हम खत्म है। हमसे घटिया बॉलिंग टीम कोई नहीं अगर हमको जोफ्रा पावर प्ले में विकेट निकाल के दिया। फिर वो जीटी वाला मैच ले लो भाई, उसमें जोफ्रा को विकेट मिले नहीं भाई, क्या सूद के गए, साइज फ्री में विकेट फेंक के चला गया। तो भाई और गिल का विकेट किसने निकाला, जोफ्रा ने। तो जोफ्रा पे तो बहुत ज़्यादा लेवल की डिपेंडेंसी, तो ये बहुत बड़ा वीकनेस है भाई इनका, कि जोफ्रा विकेट नहीं निकालेगा तो हमारा गेम खत्म है भाई। तो यहाँ पे आरा को थोड़ा सुधार करना पड़ेगा, या तो अच्छे बॉलर्स और लाओ। देखो बॉलर्स अच्छे हैं इनके पास, लेकिन पता नहीं क्या डर जाते हैं क्या, ये तो एटीट्यूड में चेंज करना पड़ेगा कि जोफ्रा विकेट नहीं निकाल कोई ना हम लेंगे, लेकिन ऐसा तो एटीट्यूड है नहीं, जोफ्रा भाई विकेट लो भाई वरना हमारे पास ही कुछ ही नहीं है। दूसरा वीकनेस क्या है भाई, रियान पराग द बैटर, मैंने फिर बोला बहुत कचरा बैटिंग करके गया है, क्या बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करके गया है। उम्मीदें थी कि यार चलो ठीक है बैटिंग से कुछ तो करेगा, एक और दिल्ली के खिलाफ हर सीजन में 1-2 इनिंग्स अच्छी खेलता है, लेकिन सिर्फ दिल्ली के खिलाफ, बाकी पूरे सीजन फ्लॉप रहता है। तो रियान पराग भाई थोड़ा फुफू करने की बजाय बैटिंग में थोड़ा हो जाता तो मज़ा आता या मतलब रियान पराग थोड़ी कैडी चीज़ लगता है मेरे को, सही बताऊँ ना, अपार्ट फ्रॉम टॉपिक बात कर रहा हूँ, क्योंकि कभी लगता है कि भाई इससे बेस्ट प्लेयर कोई नहीं है, कभी हिटिंग ऐसी करे, मैं बता रहा हूँ पोटेंशियल इसमें खूब है, ऐसी हिटिंग करेगा, लेकिन फिर कभी लगेगा इससे घटिया प्लेयर ही कोई नहीं है। कैप्टनसी में कभी ऐसे मूव लेगा कि भाई थाला थाला आ चुका है रियान पराग, रिकी पॉइंटिंग, है ना। अब लेकिन कभी कभी ऐसे कॉल देगा कि भाई छी, अरे जैसा को कैप्टन बनाओ, ऐसा लगता है भाई कभी कभी। तो भाई रियान पराग का बहुत तगड़ा चलता है, इसको ना हेट कर सकते ना प्यार कर सकते, इससे दूर रहो थोड़ा सूर्यवंशी भाई आप तो बहुत दूर रहो यार, ये थोड़ा दिक्कत वाला आदमी है। और तीसरा वीकनेस अगर इनकी बात करूँ मजाक छेड़ के, तो भाई वो है जायसवाल का बैट फॉर्म। जो घुमा फिरा के जायसवाल ने 450 रन तो बना ही दिए, लेकिन यार जायसवाल पे अपन वो मीडियोकर थिंकिंग नहीं रखेंगे, चलो ठीक है भाई जायसवाल का सही बताऊँ बुरा सीज़न आता ना चल जाता, लेकिन मेरे को लग रहा है यहाँ पे सिर्फ माइंडसेट की वजह से बुरा सीज़न आया है कि सूर्यवंशी मार रहा है तो वो
प्रेशर आ गया, वो थोड़ा बहुत जेलसी भी हो गया, वो थोड़ा बहुत ऐसा हो गया कि कल तक मैं इनका स्टार प्लेयर था, अब नया बंदा आ गया। तो जायसवाल का बुरा सीज़न आता तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जिस वजह से बुरा सीज़न आया ना उस चीज़ से दिक्कत है कि जायसवाल को थोड़ा बहुत तो है, और एज अ ह्यूमन भी आपको लगता भी है। लेकिन मैं चाहता हूँ यार जायसवाल एक सीनियर आदमी हो चुका है, टेस्ट ऑल फॉर्मेट खेल चुका है भाई इंडिया के लिए, टेस्ट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती यार। अब छोड़ो भाई, वो बंदा अच्छा खेल रहा है, आप भी अच्छा खेलो, अगर वो ज़्यादा अग्रेसिव खेल रहा है आप अपना टैबलेट चेंज कर लो, कोई बात नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस नीचे मत जाने दो यार, परफॉर्मेंस बिल्कुल नीचे मत जाने दो। उसके बाद बात करते हैं कि फ्यूचर प्लान्स की। नंबर 1 पे 1 से 2 सॉलिड मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स चाहिए आपको, क्योंकि शनाका ने इस साल ज़्यादा प्रॉमिस दिखाया नहीं है। जडेजा मिडिल ऑर्डर में अच्छा करता है, लेकिन फिनिशिंग आती है जडेजा का स्ट्राइक रेट थोड़ा नीचे आ जाता है। फरेरिया पे तो आप भरोसा ही नहीं करते, वो बंदा इतना अच्छा करता है उसको बॉल ही नहीं खिलाते। तो मेरे अकॉर्डिंग 1-2 बैकअप्स के लिए जो कि कभी भी आप उनको खिला सको, वहाँ पे आपको एक अच्छे सॉलिड मिडिल ऑर्डर चाहिए जो कि रियान पराग को रिप्लेस कर सके। क्योंकि रियान पराग द बैटर कभी लग रहा है कि बस बाहर से कैप्टनसी कर पाएगा, बैटिंग तो होगी नहीं इस बंदे से। मैं यार बहुत थक गया इसको प्रोटेक्ट करते करते, मैं हमेशा बोलता हूँ पोटेंशियल, लेकिन नहीं कर रहा है, अब क्या करें। नंबर 2 पे क्या है भाई, जायसवाल से बातचीत तेरे को भाई। नंबर 2 पे बहुत, देखो और कोई वीकनेस नहीं आ रहा, टीम में बहुत अच्छा टीम है, लेकिन जायसवाल से बात करो, कुछ भी करो, लेकिन इसका माइंडसेट ठीक करो भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। कल अभी तो सूर्यवंशी चल रहा है, लेकिन अगर सूर्यवंशी का 1-2 बुरे सीज़न आ गए ना भाई, जायसवाल का ही बुरे सीज़न आ गए, खत्म हो जाओगे आप सही में। तो जायसवाल से बात करो, आपका ही बनाया हुआ प्लेयर है यार, इसको थोड़ा समझाओ कि कोई ना होता रहता है यार, ये सब क्या कर रहा है यार, इतना गंदा फॉर्म कैसे हो सकता है। तो जायसवाल से बात करो और अपना ये हालत ठीक करो भाई। अब बात करते हैं नंबर 2 की टीम, जो है भाई गुजरात टाइटंस, जिसके लोग वैसे अपनी वीडियो में 9 नंबर की टीम है, लेकिन नंबर 2 पे फिनिश करा था। काफ़ी अच्छा सीज़न गया है इनका भी, नंबर 2 पे फिनिश करना यार ऑफकोर्स कोई बुरी चीज़ तो है नहीं, लेकिन इनकी भी कोई वीकनेस और स्ट्रेंथ है, उस बारे में बात करते हैं। अगर इनकी रिलीज़ की बात करें तो सबसे पहले रिलीज़ में चाहता हूँ भाई ग्लेन फिलिप्स, क्योंकि भाई ये सिर्फ 200 पुशअप, 200 स्क्वाट्स, थोड़ी एक्सरसाइज करने आता था, बॉडी बनाने आता था, प्रोटीन इनटेक पूरा करने आता था, और थोड़े बहुत फील्डिंग में उछल कूद कर लेगा। बैटिंग तो इस बंदे ने बिल्कुल नहीं करी है, तो मैं चाहता हूँ इसको तो निकाल दो। नंबर 2 पे भाई निशांत सिंधु को भी निकाल दो, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ये प्रॉमिस है शाहरुख खान से, तो देखो शाहरुख खान से सभी बढ़िया है, लेकिन निशांत सिंधु ने वो टाइप का परफॉर्मेंस दिया नहीं है। और अभी तो मैं कह रहा हूँ रिलीज़ तो पूरा मिडिल ऑर्डर कर दो इनका, क्योंकि मैं कह रहा हूँ टेवल्टिया भी रिलीज़ कर दो, मैं कह रहा हूँ शाहरुख खान भी रिलीज़ कर दो, और मैं कह रहा हूँ कुशाग्र भी रिलीज़ कर दो। ये मैंने 5 नाम लिखे हैं भाई, कौन से, फिलिप्स, सिंधु, टेवल्टिया, शाहरुख, कुशाग्र, ये 5 मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। कुशाग्र चलो ओपनिंग भी कर लेता है, लेकिन 4 बंदे मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ पूरा मिडिल ऑर्डर रिन्यू करो अपना, नए बंदे लाओ, अच्छे बंदे लाओ जो कि डिपेंडेंट हो। होल्डर ने अच्छा प्रॉमिस दिखाया, वॉशिंगटन ने अच्छा दिखाया, लेकिन आपको फिनिशिंग अच्छी चाहिए, मिडिल ऑर्डर में बैटर अच्छा चाहिए, तो भाई जाओ अब थोड़ा हटाओ, ये बहुत हो गया भाई। और जीटी का बहुत बड़ा वीकनेस निकल के आ रहा है, अभी बात करूँगा इस बारे में। तो ये जो 5 बंदे मैंने बताया ना, मेरे हिसाब से जीटी को रिलीज़ कर देने चाहिए। अब बात करते हैं कि स्ट्रेंथ की, देखो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ टॉप 3 भाई, टॉप 3 गिल, बटलर, सुदर्शन कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, और ये बात तो माननी पड़ेगी, जब आप डिपेंडेंसी होती है तो लगातार परफॉर्मेंस देना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर से गिल ने, सुदर्शन ने 700+ रन का सीजन दिया, बटलर का थोड़ा मीडियोकर सीजन गया, लेकिन स्टिल टॉप 3 की कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अब आप ये देखो ना, अगर इस टॉप 3 को एक अच्छा मिडिल ऑर्डर मिल गया यार, जीटी की टीम एक टाइम पर आरसीबी की भी टीम को बीट करने लायक हो जाएगी यार, क्योंकि आपसे अच्छा टॉप 3 किसी के पास नहीं है, आपसे अच्छी बॉलिंग किसी के पास नहीं है, मिडिल ऑर्डर आपसे घटिया किसी के पास नहीं है। तो मिडिल ऑर्डर, अगर डिसेंट मिडिल ऑर्डर भी रख लोगे ना यार, आपकी बात बन जाएगी। तो मेरे हिसाब से टॉप 3 ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इस साल। दूसरा भाई बॉलिंग, सिराज एंड रबाडा की वो पावर प्ले बॉलिंग तो बड़ी याद आएगी यार, क्या लीथल बॉलिंग करी इन दोनों ने यार पावर प्ले में। गिल की कैप्टनसी, 3 ओवर इनको डलवाना, फिर मिडिल ओवर में जेसन होल्डर ने जो प्रॉमिस दिखाया वो भी अच्छा था भाई, क्योंकि जेसन होल्डर जब ग्लेन फिलिप्स खेलता था कमी लगती थी कि यार मिडिल ऑर्डर में विकेट कौन निकालेगा, लेकिन जेसन होल्डर ने भाई अनएक्सपेक्टेडली कहाँ से आया समझ ही नहीं आया, लेकिन झट से जो विकेट्स निकाले इस बंदे ने वो ग्रेट थे भाई। उसके बाद राशिद खान का स्टैंड आउट सीजन आ गया, बहुत ख़राब सीजन के बाद एक अच्छा सीजन आया फाइनली राशिद खान का, जिसमें उन्होंने 21 विकेटें निकाली है भाई, 21 विकेटें बहुत बड़ी बात है। पर्पल कैप में नंबर 3 पे है शायद से राशिद खान। तो भाई जो बॉलिंग है वो माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस देखी गई है। फिर चाहे सिराज रबाडा की पावर प्ले बॉलिंग हो, होल्डर एंड राशिद की मिडिल ओवर्स बॉलिंग हो, दोनों ने अच्छा काम करके दिया है भाई इस साल। फिर तीसरा पॉजिटिव क्या निकल गया भाई, गिल की कैप्टनसी भाई, क्या लाजवाब कैप्टनसी करी है। और ये फाइनल में भी बताऊँ ना मैं आपको, फाइनल में भी ये बंदा लो टोटल था, इस बंदे को पता था विकेट नहीं निकालेगी तो बात मिलेगी, इतने एटलीस्ट ट्राई करा भाई उस टोटल को डिफेंड करने का, शॉर्ट लेग लगाया, स्लिप लगाई, क्लोजिंग फील्डर्स रखे भाई, और अटैकिंग कैप्टनसी करी इस बंदे ने, थ्रू आउट द सीजन अटैकिंग कैप्टनसी करी है। और गिल की कैप्टनसी मुझे बहुत पसंद आई है इस साल, और मैं सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ से हूँ, क्योंकि चलो ठीक है परफॉर्मेंस तो गिल देता ही है, टॉप 3 तो अच्छा परफॉर्मेंस देता ही, लेकिन जीटी के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव जो मेरे अकॉर्डिंग है ना, वो गिल की कैप्टनसी है भाई, क्योंकि भाई बहुत अच्छा कैप्टन है भाई शुभमन गिल। और मैं तो बता रहा हूँ फाइनल हार गया, लेकिन रजत पाटीदार और शुभमन गिल मेरे लिए अभी भी सेम लेवल पर स्टैंड करते हैं एज अ कैप्टन। गिल ने कैप्टनसी में कोई फॉल्ट नहीं करा भाई, फाइनल में परफॉर्मेंस ख़राब थी, लेकिन अगर पाटीदार
पाटीदार है। गिल की कैप्टनसी की बात करूँ तो मेरे लिए अभी दोनों इक्वल है भाई, गिल थोड़ा सा भी नीचे नहीं हुआ मेरे लिए, क्योंकि बहुत अच्छी कैप्टनसी करी इस बंदे ने। और चौथा इनका पॉजिटिव क्या है भाई, इनके ऑलराउंडर सुंदर एंड होल्डर। अपन बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन अगर आपको सुंदर एंड होल्डर जैसे दो ऑलराउंडर्स होना, एक इंडिया और एक वेस्ट इंडीज़ का प्रीमियर ऑलराउंडर भाई वेस्ट इंडीज़ का, तो आपके बहुत बड़ा पॉजिटिव है। ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये एक बैलेंस देते हैं दोनों बंदे टीम को। सुंदर अच्छी बैटिंग कर लेता है मिडिल ऑर्डर में, और होल्डर की तो बॉलिंग की क्या बात करनी यार। तो ये दोनों अच्छा पॉजिटिव है भाई, और एक अच्छा टेम्पलेट सेट करके देते हैं जीटी को। उसके बाद इनकी वीकनेस की बात करें तो यार ऑफकोर्स इनका मिडिल ऑर्डर इस साल भी नहीं चला, पिछले साल भी नहीं चला, उससे पिछले साल भी नहीं चला, मतलब नहीं चल रहा भाई मिडिल ऑर्डर पे आपको जेन्युइनली काम करना पड़ेगा, और बहुत हो चुका है, अब अति हो चुकी है भाई सही में। अब ये जो मैंने रिलीज़ बताई ये सारी रिलीज़ करके अच्छे मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स लाना भाई, अपनी टीम को थोड़ा बैलेंस बनाओ। हाँ माना आपने अपनी गलती पे स्टैंड आउट करा, बहुत जने तारीफ़ करते हैं कि देखो जीटी ने अपनी गलती मान ली है एटलीस्ट कि ना, हाँ हम तो ऐसे ही है देखिए हमारे पास 3 बैटर्स है ना, तो खेल लेंगे। हाँ माना आपने गलती मानी है और एक्सेप्ट करते हो अपनी गलती को प्राउडली, लेकिन गलती को सुधार भी करना होता है। आपके पास टॉप 3 अच्छा है, अच्छी बात है, तो इसका मतलब ये नहीं मिडिल ऑर्डर सुधारना ही नहीं है, सुधारो भाई उसका मिडिल ऑर्डर अपना। और दूसरा मोटा वीकनेस ये भी लगा कि जॉस बटलर का थोड़ा मिड सीजन आया, मतलब थोड़ा बहुत इनकन्सिस्टेंसी दिखी, स्ट्राइक रेट का इशू रहा है। वॉशिंगटन में बटलर का स्ट्राइक रेट सेम रहा है यार, तो बटलर का थोड़ा फाइनल भी बहुत धीमा खेला, तो मेरे हिसाब से बटलर का थोड़ा मीडियोकर सीजन आया। ये इतना बड़ा कोई वीकनेस नहीं है, लेकिन इस साल के अकॉर्डिंग देखो तो बहुत बड़ा वीकनेस रहा, क्योंकि अगर बटलर थोड़ा और अच्छा परफॉर्मेंस देता फाइनल में तो मे बी जीटी जीत सकता था। तो ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं, कि बटलर से अपन उम्मीद लगाते हैं कि अगले साल फिर अच्छा कर ही लेगा ये, लेकिन फिर भी ये छोटा मोटा वीकनेस था। बात करेंगे फ्यूचर प्लान्स की, तो मैंने अभी बताया 2 से 3 आपको तो भाई चाहिए भाई, अच्छे खासे सॉलिड इंडियन मिडिल ऑर्डर प्लेयर चाहिए, और ये आप पे आपकी स्काउटिंग टीम काम में आएगी, क्योंकि मिनी ऑक्शन में इतने प्लेयर्स नहीं आएंगे, लेकिन रणजी, DPL, MPL, मुंबई की T20 लीग, यहाँ से आपको प्लेयर्स उठाने पड़ेंगे। यहाँ पे स्काउटिंग टीम का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन एटलीस्ट वो शाहरुख, तेवटिया, सिंधु इन सबसे बढ़िया होंगे, फिलिप्स से बढ़िया होंगे, तो एटलीस्ट ट्राई करना। और मिडिल ऑर्डर में कम से कम 3-4 प्लेयर्स चाहिए आपको। दूसरा एक से 2 यंग पेसर्स भी चाहिए आपको, क्योंकि अगर देखें तो सिराज अवाडे ने अच्छा करा, लेकिन प्रसिद्ध एंड अरशद ने वो टाइप का प्रॉमिस नहीं दिखाया। तो आपको 1 या 2 एक अच्छे इंडियन यंग पेसर खरीद लेना, जो कि अगर बाई चांस प्रसिद्ध एंड अरशद की आपको कमी पूरी करनी हो तो आपके लिए ये बंदे स्टेप अप कर सके। बाकी तो आपकी टीम बहुत अच्छी है एज यूजुअल यार, आपने टॉप 2 में फिनिश करा, आप फाइनल खेल गए जहाँ पे किसी को उम्मीद ही नहीं थी जीटी से, कोई अपने टॉप 4 में नहीं रख रहा था, तो परफॉर्मेंस तो बुरा नहीं आया। बस ये 1-2 चीज़ें खत्म करनी, सबसे पहले तो मिडिल ऑर्डर कर लो, सब खत्म है तुम्हारा दिक्कत है यार। तो मिडिल ऑर्डर कर लोगे, 1-2 बैकअप बॉलर रख लो, तुम स्ट्रॉन्ग हो भाई, ठीक है। तो ये बात हो जाएगी जीटी की। अब बात करते हैं इस साल के डिफेंडिंग चैंपियन, सॉरी अटैकिंग चैंपियंस की भाई, आरसीबी भाई, आरसीबी। और ये लास्ट टीम होने वाली है, इसके बाद अपनी ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। आरसीबी जिसने टाइटल को अटैक करा है, दूसरी बार टाइटल जीता है और तीसरी बार भी जीतने वाला है। बोगाट ने बोल दिया भाई पाटीदार डू वांट टू थर्ड टाइटल ऑल्सो, पाटीदार बोल दिया डेफिनेटली। तो भाई आरसीबी तो एकदम आतंक मचा रखा है भाई अपना। लेकिन तुम एक डायलॉग सुनाओगा, नोबडी इज़ परफेक्ट ना, तो आरसीबी भी कैसे परफेक्ट होगा। छोटी मोटी वीकनेस इनके पास भी है, तो इनकी वीकनेसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रिलीज़ की। रिलीज़ में सबसे पहला नाम आता है जितेश शर्मा। मैं ये नहीं बोलूँगा इसको रिलीज़ कर दो परमानेंटली, लेकिन 11 करोड़ में जितेश शर्मा खरीदा है आपने, तो मेरे हिसाब से 11 करोड़ में तो नहीं जाने वाला जितेश, ऑफ कोर्स ही बात है। तो जितेश को रिलीज़ करो और वापस लाओ, ये तो मैं 100% बोलूँगा। जितेश को पूरा रिलीज़ मत करना भाई। देखो माना एक सीज़न बुरा गया, लेकिन 2025 में इसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। पूरा रिलीज़ मैं अभी भी कह रहा हूँ मत करना, इसको ऑक्शन में ला के वापस खरीद लेना। एक टाइम में मान लो 11 करोड़ का रहे, आपको 13 करोड़ में मिले ना, लेकिन खरीद लेना। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इतना सस्ता मिल जाएगा ये, तो सस्ते में, लेकिन बाय बैक तो करना भी जीतेश को। नंबर 2 पे भी अभिनंदन सिंह को भी हटा सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के 3-4 मैच को रसीद के आगे खिलाए थे। मेरे को समझ में आया क्यों खिलाए, लेकिन खिलाए, और इस बंदे ने जो हाफ सेंचुरी मारी ना बॉलिंग से तो वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, तो इस बंदे को भी निकाल सकते हैं। एंड नंबर 3 पे नुवान तुषारा को भी निकाला जा सकता है टीम से, क्योंकि पहली बात तो इंजरी प्रोन है, और दूसरा अभी ना अब आपको बताऊंगा तुषारा को निकालने का मेन रीज़न आगे बताऊंगा अभी आरसीबी की जब वीकनेस की बात करूंगा, है ना। तो अभी ऐसा मान लो कि तुषारा को निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्ट्रेंथ की, जो भर के। सबसे पहली बात तो प्रॉपर टीम परफॉर्मेंस, विराट, पाटीदार, पाडिक्कल, टिम डेविड, भुवनेश्वर, हेजलवुड, रसिक, कृणाल, मतलब प्रॉपर भाई वेंकटेश, प्रॉपर टीम परफॉर्मेंस गया है। और यही कह रहा हूँ भाई, जब तक टीम परफॉर्मेंस है ना, आप जीत जाओगे। टीम परफॉर्मेंस भी ऐसा, हर एक बंदा भाई पीक पे अपड़े, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है इनकी जीत का, क्योंकि टीम परफॉर्मेंस है ना, कलेक्टिव टीम परफॉर्मेंस है कि सारे मिलजुट के खेल रहे हैं भाई एकदम। और मुंबई की टीम देखो ना, ऑन पेपर कितनी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन नहीं खेल पा रहे ना, एक साथ हो गए। लेकिन यहाँ पे देखो सारे एकदम अड़े हुए हैं भाई अपनी पे, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। दूसरा पॉजिटिव क्या है भाई, पाटीदार की कैप्टनसी, क्योंकि आपके अंडर विराट खेल रहा है, आपके अंडर भुवी खेल रहा है, आपके अंडर हेजलवुड खेल
रहा है, आपके अंदर कृणाल खेल रहा है, इतने बड़े बड़े प्लेयर को रख के उनको इनके ईगो को मेंटेन करना और इन सबको साथ में रखना बहुत अच्छा है। अब बोलोगे इनका एटीट्यूड भी अच्छा है, तो ऑफकोर्स इनका एटीट्यूड तो अच्छा है, लेकिन पाटीदार की कैप्टनसी भी अच्छी है यहाँ पे। पहली बात तो वैसे स्पोर्टिंगली देखे तो बहुत लाजवाब कैप्टनसी है। पहली बात तो 2 ट्रॉफी जिता दी भाई आरसीबी को, जो लग रहा था कि आरसीबी एक भी जीतेगा या नहीं जीतेगा, उसको 2 जिता दी। और दूसरी बात क्या है, इन सबको एक साथ लेके चलना बहुत बड़ी बात है भाई, और पाटीदार ने वो काम बड़े अच्छे से करा है। तो हमजा अली मज़ारी के लिए भाई रिस्पेक्ट बटन। क्या है भाई, कॉन्फिडेंस और 2 टाइटल्स भाई, 2 टाइटल लगातार जीते, तीसरे के लिए ऑफकोर्स आ रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा पॉजिटिव है ही। और चौथा मेरे अकॉर्डिंग है भाई इनका इंडियन पेस अटैक, क्योंकि देखो ना इस साल जॉस हेजलवुड का वो टाइप का सीजन नहीं आया है। रन्स खाए बंदे ने, बहुत रन खाए और विकेट्स भी इतने निकाले, लेकिन स्टेप अप किसने करा भाई, भुवनेश्वर ने जनरेशनल परफॉर्मेंस दे दी है, रसीदार ने जनरेशनल परफॉर्मेंस दे दी है। तो भाई ये जो इंडियन के 2 पेसर्स थे ना इनके, यहाँ पे आरसीबी की तारीफ करनी बनती है। और ये सिर्फ इंडियन पेस अटैक की बात नहीं है, वैसे तो फिल शॉट इंजर्ड हो गया था, जेकब बैटल ने परफॉर्मेंस ली थी, वहाँ पे ऊपर किसने परफॉर्म करा है, इंडियन प्लेयर वेंकटेश अय्यर ने। भाई ये बात तो माननी पड़ेगी, आरसीबी की तरफ से बहुत मुश्किलें आई थी, यश दयाल चला गया था, तुषारा चला गया था, बॉलिंग खत्म हो गई थी, और फॉरेनर्स ने तो अच्छा परफॉर्मेंस दी भी नहीं। शेफर्ड फ्लॉप गया है भाई पूरे साल, लेकिन स्टिल इतने वन साइडेडली जीतने का मतलब क्या है कि आपके इंडियन कोर ने जिताया आपको। अपन मुंबई के इंडियन कोर की बात करते हैं भाई, असली इंडियन कोर तो इनके पास है। इनका फिल शॉट नहीं खेला, इनका बेथल फ्लॉप रहा, जॉस हेजलवुड का वो टाइप का सीजन नहीं आया, तुषारा फ्लॉप रहा, तुषारा खेला ही नहीं, यश दयाल वो नहीं खेला। तो भाई यहाँ से शेफर्ड का सीज़न फ्लॉप रहा, उसके बाद आपने इतना वन साइडेडली जीता है किसी वजह से, अपने इंडियन कोर की वजह से। तो इंडियन पेस अटैक की तो तारीफ़ करनी बनती है, लेकिन इनके पूरे इंडियन कोर की भी तारीफ़ करनी बनती है। अब बात करते हैं कि वीकनेस की। वीकनेस में भाई एक ही वीकनेस है इनकी, वो है जितेश, शेफर्ड एंड बेथल का फॉर्म भाई। क्योंकि ये जो 3 कमियाँ थी ना, ये पूरे थ्रू आउट द सीज़न देखी है कि बेथल द स्टार बॉय इनका, जो पूरे साल परफॉर्मेंस नहीं दिया, पता नहीं क्या करके गया, लेकिन कुछ तो करके गया। तो बेथल का परफॉर्मेंस बिल्कुल घटिया रहा, जितेश एंड शेफर्ड ने बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। तो बाकी ऐसी कोई मेजर बात नहीं है, क्योंकि देखो प्लेयर्स ये तीनों ही बुरे नहीं है, और ये इनका 1 साल ख़राब जाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपने इनके ख़राब होने के बावजूद इतना वन साइड जीता है, तो आप कितने डेंजरस आपको सबको पता है। लेकिन मैं एक था ना कि वीकनेस तो निकालनी पड़ती है, क्योंकि परफेक्ट तो कोई नहीं होता ना। तो पहली बात तो मैंने वीकनेस बताई थी कि हेजलवुड इन सबका फॉर्म, और दूसरा वीकनेस ये कि जितेश, शेफर्ड एंड बेथल का फॉर्म भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गया। होप करते हैं कि इनका फॉर्म वापस आए। अब बात करते हैं कि फ्यूचर प्लान्स की। देखो सबसे पहला फ्यूचर प्लान मैं क्या बोल रहा था, अब मैं बताऊँगा मैं तुषारा को निकालने के लिए क्यों बोल रहा था। क्योंकि अब आपको चाहिए अच्छा ओवरसीज़ बॉलर भाई, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कमिंस की बात, क्योंकि हेजलवुड की भी दिक्कत है भाई अगले साल की, कि वो आएगा खेलने या नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से क्या ऑफकोर्स है कि आपको हेजलवुड की जगह, अब आप तुषारा से तो रिप्लेस करोगे नहीं, हेजलवुड का 100% बात है, तो अपना पर्स थोड़ा रिलीज़ करके तुषारा को निकाल के एक अच्छा ओवरसीज़ बॉलर चाहिए जो आपकी पेस बॉलिंग को लीड करे विद भुवनेश्वर। क्योंकि हेजलवुड की अवेलेबिलिटी पे अभी भी डाउट्स है मेरे को, तो क्योंकि ऑस्ट्रेलियन है, वो अपनी कंट्री को प्रेफर करेगा, तो बहुत ज़्यादा डाउट। तो आपको चाहिए हेजलवुड की कमी पूरी करने के लिए एक अच्छा ओवरसीज़ पेसर। दूसरा है क्या चाहता हूँ मैं कि 2-3 मिडल और लोअर ऑर्डर के प्लेयर खरीद ले, क्योंकि देखो जितेश एंड शेफर्ड का फॉर्म ख़राब गया है, लेकिन अगर इनका एक और सीज़न ख़राब चल जाता है तो आपको अभी तो आपके सारे परफॉर्मेंस दे दी, लेकिन ज़रूरत है ना फिर से दे दे तो दिक्कत तो आ जाएगी ना। तो मैं चाहता हूँ जितेश एंड शेफर्ड को थोड़ा कंपनसेट करने के लिए 2-3 बैकअप्स, ऐसे कोई मेजर फ्यूचर प्लान नहीं है, लेकिन 2-3 बैकअप जो आप खरीदते ही हो। ऑफकोर्स एक ऑक्शन में बैठे हो तो 3-4 प्लेयर तो आप मज़े में खरीदते ही हो, तो वैसे ही 2-3 मिडल ऑर्डर लोअर ऑर्डर के प्लेयर खरीद लेना, आपकी टीम प्रॉपर्ली सॉर्टेड है। और बाकी तो आरसीबी में कुछ यार टाइटल जीत के आ गए 2 लगातार, नहीं मैं और क्या ही कभी निकालूंगा मैं यार। तो ये हो चुकी है अब 10 की 10 टीमों की बात है। इससे पहले 5 टीमों की कर ली, आज की वीडियो में 5 टीमों की कर ली, बहुत ज़्यादा मज़ा आ चुका है। और लेकिन अगर आपने अब तक भी सब्सक्राइब नहीं करा ना भाई, शर्म कर लो भाई, क्योंकि मुंह दुख चुका है ऐसे लगातार बोल के, लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं कराया, बहुत बुरा लगा। लेकिन बाय द वे एक और सब्सक्राइबर बढ़ चुका है, तो उस भाई को भी या पे बहन को भी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, बहुत मज़ा करेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ भाई। लेकिन भाई और बढ़ाने यार भाई, सही में मुंह दुख रहा है बोलते हुए, लेकिन कोई ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बाकी लोगों से सब्सक्राइब करा देना। तो 10 टीमों की बात हो चुकी है, एंड आईपीएल का सफ़र भी खत्म हो चुका है। अब बात करेंगे अगले दिन से इंटरनेशनल मैचेस की, टेस्ट सीरीज़ आ रही है, ओडीआई सीरीज़ आ रही है, कंटेंट कहीं नहीं रुकेगा, आईपीएल रुक जाए फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और फिर से बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब चाहिए मेरे को, बहुत हो चुका है भाई, बहुत हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई, ठीक है। तो इस वीडियो में तो इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।